बिन ब्याही माँ। पिछले 2 घंटे में किशन मुझे कॉलेज रीयूनियन में जाने की हजारों कारण दे चुका है और मैं अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होना चाहता। और वह है कि मेरे बिस्तर से टस से मस नहीं हो रहा। अक्सर वह मुझे बहुत जिद्दी कहा करता है, पर आज मुझसे ज़्यादा जिद्दी तो वो लग रहा है। न जाने क्यों इन कॉलेज वालों ने अचानक रीयूनियन का प्लान बनाया है। आज तो लग रहा है कि शायद मुझे किशन का फ़ोन भी नहीं उठाना चाहिए था। न जाने कहाँ से उसने ढूंढ लिया नंबर और आ धमका है मेरे रूम पर। लगता है शायद आज मुझे हारना ही पड़ेगा। वैसे उसका कहना सच भी है कि पिछले 2 सालों से ही मैंने अपनी दुनिया सिर्फ अपने ऑफिस और अपने घर को बना लिया है। मैं किसी से नहीं मिलता, कहीं नहीं जाता, पर क्या करूं? यह ज़िंदगी मुझे अच्छी लगती है। मुझे किसी के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। मुझे किसी को नहीं बताना पड़ता कि मैं कैसा हूँ। मुझे किसी को नहीं दिखाना पड़ता है कि मैं सारी दुखों को झेल कर भी अच्छे से जी रहा हूँ। खुश ना होकर भी खुश रहता हूँ। 2 साल पहले जब श्रेया मेरे होने वाले बेबी के साथ अचानक मुझे छोड़कर चली गई थी, शायद मैंने भी मौत को गले लगा ही लिया था, पर मौत ने मुझे धोखा दे दिया और श्रेया ने मुझसे ज़्यादा वफादारी मौत से निभाई। खैर, जो भी हुआ उसे मैं अब नसीब का नाम दे देता हूँ। श्रेया के साथ मेरी उस आने वाली बेटी ने भी मुझसे मिलने से पहले ही विदा ले लिया था। मुझे किशन मना चुका है उस कॉलेज रीयूनियन में जाने के लिए और मेरे सारे कपड़े और बाल से लेकर मेरे जूतों तक का डिसीजन उसका ही है। न जाने कौन सा कार्टून बनाकर ले जाने वाला है आज। खैर, जो भी हो, उस दोस्त की एक मुस्कुराहट के लिए मैं इतनी जहमत उठा ही सकता हूँ। तो ऐसा है कि मैं आज पूरे 2 साल के बाद अपने ऑफिस और अपने घर से किसी तीसरी दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ। वो 2007 था जब मैं बेफिक्र सा था, अपने दोस्तों के जैसा, इस पूरी दुनिया से अनजान। ग्रेजुएट होना शायद हम सब की बहुत बड़ी अचीवमेंट हो उस टाइम। समझ नहीं आता था इंक्रीमेंट और अप्रेजल भी होते हैं, और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो वह होता है जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहो और उसकी आंखों में और उसके होठों पर वो हाँ मिल जाए। उस समय ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ हमारी आंखों में कुछ आंसू भी थे, क्योंकि जो खास दोस्त पिछले 3 साल में बने थे उनसे विदा लेना उतना आसान नहीं था हम सब के लिए। पर थोड़ी उन आंखों में चमक की मिलावट भी थी, क्योंकि उस समय में बहुत सारे सपने थे। किसी को यहाँ से निकलकर एमबीए करना था, तो कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने वाला था, तो किसी को पत्रकारिता में अपने हाथ आजमाने थे। पर किशन इसलिए खुश था क्योंकि अब उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अब वह एक अच्छा सा बिजनेस खोलेगा और खुश रहेगा। अब हम उसकी चमचमाती हुई ऑडी में होटल के बाहर पहुंच चुके थे, जहां हमारे कॉलेज का रीयूनियन हो रहा था। हम पार्किंग में गाड़ी लगाकर थोड़ा अंदर तक पहुंच गए थे कि अचानक से किसी की मीठी आवाज़ कानों में आने लगी, और वह प्यारा सा गाना न जाने मैंने कितने सालों बाद सुना था कि लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मैं 2 मिनट के लिए रुक गया था और मैंने किशन से पूछा, किशन, ये उसकी ही आवाज़ है ना? किशन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है पार्टनर, इतने सालों बाद भी उसकी आवाज़ पहचान गया? मैंने कहा, यार ये आवाज़ दिल छू चुकी थी, तू तो जानता ही है, और मेरा दिल बहुत जल्दी टूट चुका था। अगर श्रेया नहीं होती तो शायद मैं शादी ही नहीं करता। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे वह आवाज़ मेरे कानों के ज़्यादा करीब आ रही थी और मैं घुल जा रहा था उसमें। हमने एंट्री की तो देखा वो सामने स्टेज पर बैठी थी, माइक लिए चेयर पर, और अपने गाने में वैसे ही डूबी हुई थी जैसे 10 साल पहले वह कॉलेज फंक्शन में डूब जाया करती थी। पूरा कॉलेज उस पर टकटकी लगाए रहता था और आज भी वही हाल था। नीले कलर की साड़ी और गोल्डन ब्लाउज, उसके बाल कमर तक आ चुके थे और अब उसने उन्हें मन मर्जी करने खुला छोड़ा था।
कान में गोल्डन झुमके और छोटी सी बिंदी उसके माथे पर 4 चांद लगा रही थी। बिंदी काली लगाई थी उसने। शायद उसे पता था कि आज पूरा कॉलेज सिर्फ उसे ही घूरने वाला है और खुद को नज़र लगने का भी अंदेशा था। पूरा कॉलेज उसे देखने में और उसके गाने सुनने में मशगूल था, तो किसी ने भी हम पर ध्यान ही नहीं दिया और हमने भी चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठना ही मुनासिब समझा। वह गाने का आखिरी पैरा गा रही थी। वैसे ही एक छोटी सी लड़की स्टेज पर आती हुई दिखी। शायद 3 साल की थी वह। पिंक कलर की परी वाली ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वो चुपचाप गई, उसकी साड़ी के पल्लू को खींचा और उसने उसे गोद में बिठा लिया। अचानक से उसने गाना चेंज कर दिया। अब वह यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला गा रही थी। जब तक वह गाना ख़त्म करती तब तक वह छोटी बच्ची उसके साड़ी के आंचल में छुपकर सो चुकी थी। हम सब थोड़े सरप्राइज थे कि क्या यह बच्ची उसकी है। उसने कभी किसी को शादी का बताया नहीं और न उसके मांग में सिंदूर था और न ही मंगलसूत्र। हम सब अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे थे कि शायद उसने उस बच्चे को गोद लिया होगा या उसने हम सबको बिना बताए शादी कर ली होगी, फिर उसका तलाक हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में ना रहा हो और कुछ समाज के ठेकेदारों ने यह भी सोच लिया था कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रेग्नेंट करके भाग गया था। लोरी ख़त्म करके उसने वहीं स्टेज से सबको थैंक यू और सॉरी दोनों कहा, क्योंकि उसे अचानक अपना गाना बदलना पड़ा। पर शायद सॉरी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर कोई उस लोरी में खो गया था। उसने उस बच्ची को गोद में उठाया। स्टेज से नीचे उतरने लगी। पूरा कॉलेज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था और वो शायद जान चुकी थी कि लोगों की नज़रों में उसके लिए बहुत से सवाल हैं, पर वह मुस्कुराते हुए उतर रही थी। वह स्टेज से जैसे ही उतरी सबने उसे घेर लिया। एक के बाद एक सबने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उसकी एक सहेली ने उससे पूछा, यार तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। चल ठीक है, शादी कर ली वह नहीं बताया, कम से कम मासी बनने की खुशखबरी तो दे देती। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मासी तो तू बन चुकी है, पर मेरी शादी हुई नहीं तो मैं तुझे कैसे बुलाती, कहाँ बुलाती। अचानक से सब शांत हो गए। अपने आप सब लोगों की जुबान में सवाल तो बहुत हैं, पर शायद वो पूछ नहीं पा रहे थे। धीरे से मैडम ने पूछा, इसके पापा? उसने फिर मुस्कुरा कर कहा, इसकी मम्मी और इसके पापा दोनों मैं ही हूँ। मेरे लिए यह देवी माँ का आशीर्वाद है, बस यह समझ लीजिए। अब शायद लोगों के पास कुछ पूछने के लिए बचा नहीं था, या बचा था तो अब हिम्मत नहीं थी। लोगों ने बहुत सारी सिंपैथी इकट्ठा कर रखी थी उसे जताने के लिए, पर शायद उसे ज़रूरत ही नहीं थी और वह परी उसकी गोद में इस पूरी दुनिया के सवालों से छुपकर सो रही थी चुपचाप। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाकर हाय किया। मैंने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर वह किसी टीचर से बात करने में बिजी हो गई और मैं किशन से उसके बारे में बात ही कर रहा था कि वह अचानक पीछे से आई और उसने पूछा, कैसे हो? हाय, तुम कैसी हो? ब्यूटीफुल। मैंने उसे हंसते हुए कहा, हाँ वो तो तुम हमेशा ही रहती हो। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। अगर मेरी इजाज़त ना हो तो भी बैठ सकती हो, मैंने उससे कहा। वैसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारी बेटी लग रही है। उसने कहा, हाँ वह तो है ही। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं इसे गोद ले सकता हूँ 2 मिनट के लिए? मुझे देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर यह अभी किसी की गोद में जाएगी तो उठ जाएगी। प्रिंसेस है ना मेरी। हाँ सच है, यह बताओ टेम्पटेशन कहाँ है? वह तो मैं भूल गया। मतलब तो मुझे भी भूल चुके थे। और वह कॉलेज के 3 साल। हम बात कर ही रहे थे कि किशन हमारे खाने के लिए काफ़ी कुछ ले आया था। सवाल तो मेरे भी मन में काफ़ी थे, पर मैं उससे पूछना नहीं चाह रहा था। मैंने बस उससे इतना ही पूछा, और क्या कर रही हो आजकल? उसने कहा, मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया। पता है, मैंने अपनी जॉब कंसल्टेंसी फर्म खोली है। मैंने कहा, ओह वाह ग्रेट। ये तो कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने उससे पूछा, कल क्या क्या कर रही हो? कल लंच में मिलते हैं अगर फ्री हो। उसने कहा, यार कल थोड़ा कोर्ट का काम है।
मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? उसने कहा, अरे हाँ सब ठीक है, अंबर का एडमिशन करवाना है ना, 3 साल की हो गई है। तो मैं इसके स्कूल गई थी तो पापा के कॉलम में मुझे इसके पापा का नाम लिखना था। अब वहाँ पर भगवान तो नहीं लिख सकती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिंगल मदर का एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा या एफिडेविट बनवा कर देना होगा। वही बनवाना है मुझे, और कल इसके स्कूल के लिए शॉपिंग भी करनी है। ठीक, तो अंबर नाम है इस प्रिंसेस का, बहुत प्यारा नाम है। उसने कहा, हाँ मैंने रखा है। वैसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम डिनर में आ जाओ या शाम की कॉफ़ी साथ में पीते हैं। मैंने उसे हाँ कहा। उसने कहा, चलो अब मैं निकलती हूँ सबसे मिलकर, क्योंकि इसे भी दर्द हो रहा होगा ना, बहुत देर से गोद में सोई है। मैंने कहा, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ और मुझे कार चलानी आती है, इतनी चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, लोगों की है। क्या है कि तुम्हें दाएं और बाएं में फ़र्क नज़र नहीं आता ना। उसने अपनी आँखों को बड़ा करके गुस्से में देखा मुझे, और मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। उसने सबसे मुलाकात की और पार्किंग की तरफ जा रही थी कि मैं भी उस तरफ चल पड़ा। नहीं पता क्यों, थोड़ी सी चिंता थी मुझे उसकी। वह अपनी कार पार्किंग से निकाल रही थी। उसने मुझे देखा, कार के शीशे से झांक कर, और बोली, देखो मुझे चलाना आता है। मैंने कहा, अरे हाँ, मैं तो तुमसे नंबर लेने आया था और तुमने कह तो दिया कि डिनर करेंगे साथ में या कॉफ़ी में आ जाना, पर ना तो तुमने अपना एड्रेस दिया और ना ही नंबर। उसने कहा, तुम कितने बुद्धू हो ना, लड़की से पहले उसका नंबर मांगना चाहिए। मैंने कहा, अभी एक मूर्ख से मिला था ना, तो मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर गया। उसने फिर बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे घूर कर देखा। मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हम दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद वह अपने घर की तरफ निकल गई। नहीं पता क्यों मैंने चिल्लाकर कह दिया था, घर पहुंचकर एक मैसेज डाल देना। मुझे पता था वो मैसेज नहीं करेगी, लेकिन उसके घर के एड्रेस के साथ उसका मैसेज आया। आकृति के घर जाने के बाद मैं और किशन भी घर आ गए। आज रात न जाने क्यों वो नन्ही सी परी मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। शायद जो बेटी मुझसे मिलने से पहले विदा हो गई, उस परी को देखकर मैं सोच रहा था कि वह भी ऐसी ही इतनी ही प्यारी सी होती। एक और बात थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। आकृति ने जो एड्रेस मुझे भेजा था, वह एड्रेस नहीं था जहां मैं 10 साल पहले गया था। फिर मैंने यह सोचा कि शायद वह लोग नए घर में शिफ्ट हो गए होंगे। यह सारी बातें सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। आज शाम उठकर जल्दी ऑफिस चला गया था। ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। जैसा कि आकृति ने बताया था कि उसे आज कोर्ट जाना है और उसके बाद उसे अंबर के एडमिशन के लिए स्कूल जाना है। मैंने सोचा कॉल करके कह दूं कि मैं भी आ जाता हूं, शायद उसे थोड़ी हेल्प हो जाए। पर सोचा कि अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो उसे अकेले ही फेस करना होगा, और मैं सिर्फ आज ही तो उसका साथ दे पाऊंगा। मैं उसका जीवन भर साथ थोड़े दे सकता हूँ। उसे उस बच्चे को सिंगल मदर बन के अगर पालना है तो उसे सारी चीज़ें अकेले ही सीखनी पड़ेंगी, और वह कर भी लेगी, मुझे पता है। आज मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रहा था क्योंकि मुझे शाम को 5 बजे निकलना था, पर आज नहीं पता कि वह घड़ी में 5 बज ही नहीं रहे थे। अचानक 4:30 बजे आकृति का मैसेज आया, तुम आ रहे हो ना? हाँ, बस थोड़ी देर में निकलूँगा। ओके, मैंने यह बताने के लिए मैसेज किया था कि हम घर आ गए हैं, तुम जैसे ही फ्री हो जाओ आ जाना। हाँ, 5:30 तक मिलता हूँ। ओके ठीक। 5:30 बजे मैं उसके घर के सामने था। उसके घर के सामने लगे नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में अंबर और आकृति लिखा हुआ था। मैं मेन गेट के पास पहुंचा। वहां देखा गार्डन में अंबर किसी 4-5 साल की लड़की के साथ खेल रही थी। उसने मुझे देखा और प्यारी सी मुस्कान दी और जोर से चिल्लाई, मम्मा आपके फ्रेंड आ गए हैं। अंदर से आकृति की आवाज़ आई, हाँ बेबी आ रही हूँ। मैं 5 मिनट के लिए बाहर ही रुक गया। अंबर के साथ थोड़ी बहुत बात की। उसने दोतली आवाज़ में अपनी सारी बात बताई कि कल से उसे स्कूल जाना है और स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना होगा, एक ही ड्रेस रोज़ पहनना होगा। स्कूल जाना तो समस्या नहीं थी उसके लिए, एक ड्रेस रोज़ पहनना सच में शायद बोरिंग था। मैंने उसके लिए लाया हुआ उसे चॉकलेट का पैकेट दिया तो उसने अपनी तोतली सी आवाज़ में
प्यारा सा थैंक यू बोलकर मेरे गाल पर किस कर दिया। आकृति बाहर आ चुकी थी। मैंने उसे हाय किया। उसने कहा अंदर आ जाओ। अंबर अपनी फ्रेंड के साथ खेलने में मस्त थी। हम अंदर जाकर ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैंने आकृति से पूछा कि सारी फॉर्मेलिटी हो गई। उसने बताया कि हाँ यार, दिन भर लग गया पर सारी चीज़ें हो गई। अब कल से अंबर स्कूल जाएगी। वह तो बहुत एक्साइटेड है पर मैं थोड़ी नर्वस हूँ। उसका पहला दिन है ना। हाँ मुझे याद है, तुम अपने कॉलेज के पहले दिन में भी ऐसे ही नर्वस थी। उसने मुश्किल से मुस्कुराकर हाँ कहा। सुनो तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। उस घर में अंबर और आकृति थे बस। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे क्योंकि आकृति की फैमिली अच्छी खासी बड़ी थी। उसके दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी साथ रहते थे। क्योंकि जब 10 साल पहले मैं उसके घर आया था तब मैं उसकी पूरी फैमिली से मिला था। पर इस घर में अकेले उन दोनों को देखा तो अपने आप सवाल मन में उठने लगे, पर उसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। आकृति कॉफ़ी बना रही थी और मैं उसके ड्राइंग रूम को देख रहा था। तभी अचानक बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकला तो देखा कोई औरत अंबर की फ्रेंड को खींच कर ले जा रही थी और अंबर और उसकी दोस्त दोनों रो रहे थे। न वह बच्ची जाना चाह रही थी और न अंबर उसे जाने देना चाह रही थी। अंबर की आवाज़ सुनकर आकृति भी किचन से दौड़ते हुए बाहर आई। उसने तोड़कर अंबर को गोद में उठा लिया और उस औरत से कहने लगी, खेलने दीजिए ना, बच्चे ही तो हैं, रो रहे हैं, अच्छा लगता है। उसने गुस्से से आकृति की ओर देखा और कहा, तुम अपनी बच्ची को खेलने क्यों देती हो किसी और बच्चे के साथ? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मेरी बच्ची तुम्हारे घर आए तो तुम भगा दिया करो। आकृति ने कहा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं और ना ही अंबर के। उस औरत ने हंसते हुए कहा, देखो तो कौन संस्कार की बात कर रहा है जिसके ना किसी कोई परिवार का पता है और ना ही आदमी का। बेवकूफ़ समझती हो हमें? 3 साल से हमें बता रही हो कि यह बच्चा तुम्हें भगवान ने दिया है। भगवान ने दिया है? हाँ भगवान ने ही दिया है मुझे अंबर को। और आपको बता दूँ, अंबर को किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ उसके लिए। जैसे मम्मी और पापा हूँ वैसे ही उसकी दोस्त भी बन सकती हूँ। अंबर यह लड़ाई देखकर शायद सहम सी गई थी। वो माँ से जाकर चिपक गई। उस औरत ने एक नज़र मेरी तरफ भी देखा। एक बार सोचा कि मैं जाकर कुछ कहूँ, पर मुझे सही नहीं लगा क्योंकि यह आकृति की लड़ाई थी और उसे अकेले ही लड़ना था। उस औरत ने अपनी बच्ची को खींचा और उसे ले जाते हुए न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। आकृति ने कहा, अरे जो कहना है हिंदी में कहो ना, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? अगर सही हो तो मेरी लैंग्वेज में बोलकर बताओ। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। नहीं पता क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था यह सब देखकर। आकृति की आंखों में आंसू भर गए थे पर उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसने अंबर को गोद में उठाया। अंबर रो तो नहीं रही थी पर एकदम शांत थी, शायद डर गई थी। हम तीनों अंदर आ गए। उसने मुझे बैठने को कहा। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? उसने कहा, यह तो रोज़ का है। उसे लगता है कि मुझे बंगाली समझ नहीं आती। मतलब तुम सब समझ रही थी वह क्या बोल रही थी? हाँ बहुत अच्छी तरह से। वो कह रही थी हर रोज़ कोई नया लड़का इसके घर पर आता है। शायद नहीं आना चाहिए था मुझे, मेरे कारण इतनी प्रॉब्लम हो गई तुम्हें। ऐसा नहीं है अभ्युत, मेरा घर है। मुझे जिसे बुलाना होगा मैं बुलाऊंगी। मेरे घर जिसे आना होगा वह आएगा। यह कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मुझे मेरे माँ पापा ने इतने संस्कार दिए हैं कि मुझे पता है क्या गलत है और क्या सही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से नहीं डरती। हाँ पर दुनिया ऐसी ही है ना कृति। अंबर हमारी बातें शांत होकर सुन रही थी। फिर अचानक उसने पूछा, मम्मा वह आंटी दीदी को क्यों डांट रही थी? मेरे साथ खेलने के लिए? आकृति ने कहा, बेबी वह इसलिए डांट रही थी क्योंकि दीदी ने होमवर्क नहीं किया है। आपको पता है ना दीदी स्कूल जाती है। अगर वह होमवर्क करके आती तो उनकी मम्मा उन्हें नहीं डांटती। अंबर ने प्यारा सा मुंह बनाकर कहा, आप भी मुझे डांटोगे अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगी तो? क्योंकि कल से तो मुझे भी स्कूल जाना होगा ना। आकृति ने उसे चूमते हुए कहा, हाँ बेबी थोड़ा सा तो डांटूंगी। अंबर ने कहा, ठीक है थोड़ा सा डांट लेना। उसकी यह बातें सुनकर हम तीनों मुस्कुरा दिए।
अंबर अपने टॉयज़ के साथ खेलने चली गई और मैं और आकृति कॉफ़ी पीने लगे। हम दोनों थोड़ी देर के लिए शांत थे। फिर आकृति ने कहा, अभ्युत, तुम्हें पता है 3 साल पहले मैं नवरात्रि की अष्टमी के दिन ऑफिस से लौट रही थी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं 9 दिन उपवास रखती हूँ और अष्टमी के दिन मुझे हवन करवाना था। अचानक शाम को बहुत बारिश होने लगी और मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। बारिश थी और वह जगह थोड़ी सुनसान थी। वहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं था। मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि किससे मदद मांगूं, पर कोई गाड़ी आए। इसी परेशानी में मैं कुछ दूर आकर खड़े हो गई देखने के लिए कि शायद कोई गाड़ी आती हो, पर मैंने देखा कि एक वैन आ रही थी। मैंने उन्हें हाथ दिया हेल्प के लिए, लेकिन वो वैन नहीं रुकी और स्पीड से निकल गई। थोड़ी दूर जाकर रुकी और उसमें से एक महिला निकली। उसने एक पोटली डस्टबिन में फेंकी और फिर से वह वैन स्पीड के साथ निकल गई। के लिए मैंने इग्नोर कर दिया था और मैं अपनी परेशानी में वापस जाना चाहती थी, पर नहीं पता क्यों बार बार मेरी नज़र उस पोटली में ही जाकर अटक जाती थी। मैं अपने स्कूटी को किक मारने में बिजी थी कि अचानक मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि थोड़ा मुश्किल था वह आवाज़ सुनना, पर मैंने पोटली की तरफ देखा तो मुझे समझ आया कि पोटली से आवाज़ आ रही थी। मैंने उस पोटली को खोला और देखा तो उसमें यह नन्ही सी जान तड़प रही थी और रो रही थी। शायद थोड़ी देर पहले ही इस दुनिया में आई थी। पहले तो अपने स्कार्फ से इसे लपेटा मेरी गोद में आने के बाद थोड़ी शांत हुई। मुझे थोड़ी देर तो कुछ समझ नहीं आया, पर मैं इतना जानती थी कि मैं उसे वापस वहाँ तो नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपनी स्कूटी वहीं छोड़ी और उसके बाद मैं कुछ दूर पैदल चलकर गई। किस्मत से कुछ देर में ही मुझे ऑटो मिल गई। मैं इसे लेकर सबसे पास वाले हॉस्पिटल में गई। वहाँ उसका चेकअप करवाया कि कहीं इसे कोई दिक्कत तो नहीं है, पर डॉक्टर ने बताया बस इसे भूख लगी है इसलिए इतना रो रही है। मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं चाहूँ तो उसे उनके यहाँ छोड़ सकती हूँ, बस मुझे पुलिस में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वह किसी अनाथालय में इसे सौंप देंगे। मैंने डॉक्टर से बात की और उनसे कहा कि आप इसे रात के लिए एडमिट कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन में रख कर देख लीजिए, मैं सुबह आकर वापस आपसे मिलती हूँ। तो डॉक्टर ने उसे रखने से मना कर दिया, बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए या FIR के। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी पापा और भाई को कॉल किए, पर बारिश की वजह से कॉल नहीं लगा। 11 बज चुके थे। इन सब में इतनी रात को पुलिस स्टेशन जाना भी ठीक नहीं लगा। मुझे एक ही चीज़ समझ में आई। मैंने वहाँ हॉस्पिटल से उसके सारे प्रिस्क्रिप्शंस उठाए, सारी दवाइयाँ ली, इसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें ली, वापस ऑटो पकड़ कर घर आ गई। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। घर आकर माँ पापा और भाई को सारी बात बताई तो उन्होंने बहुत डांटा मुझे। उन्होंने कहा कि डस्टबिन से उठाया तुमने वह तो ठीक किया, पर कम से कम इसे हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए था। अब पुलिस तुमसे 10 सवाल पूछेगी और तुम परेशान होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह ले जाकर छोड़ दूँगी, पुलिस में भी बात कर लेंगे, शायद उसके माँ बाप ढूंढने आए। खैर मैंने रात को अंबर को दूध पिलाकर सुला दिया था और रात भर मैं इसे एक टक देखती रही और सोचती रही, जिस माँ ने इसे जन्म दिया होगा वह क्या तड़प नहीं रही होगी इसके लिए। जिसने 9 महीने इसे पेट में रखा उसे कैसा लग रहा होगा कि उसका बच्चा उससे दूर है। उसे पता भी है या नहीं कि बच्चा डस्टबिन में डाल दिया गया है। वो कैसी औरत थी जिसने इस नन्ही जान को उस डस्टबिन में यूं ही मरने छोड़ दिया। इसकी ये नन्ही आंखें, छोटे छोटे हाथ, ये मासूम सा चेहरा देखकर उसका दिल नहीं पसीजा होगा। तुम्हें पता है अगले 15 दिन तक मैं इस बच्चे को लेकर कभी पुलिस स्टेशन जाती तो कभी हॉस्पिटल जाती और हर जगह मुझसे 10 तरह के सवाल पूछे जाते। हर जगह मैंने सच्चाई बता दी, पर कोई उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। हर किसी को यह लगता था कि यह बच्चा मेरा ही है और मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। हर कोई मुझसे लेकर मेरे माँ बाप तक पहुँच जाता, मेरी फैमिली तक पहुँच जाता। पुलिस ने तो न जाने कितना परेशान किया है मेरी फैमिली को, और मेरी फैमिली भी परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों से।
उनका यह कहना था कि इस सारी परेशानी की जड़ मैं हूँ। ना मैं उस बच्चे को उठाती उस दिन और ना हम इतने परेशान होते। 15 दिन बाद एक प्राइवेट अनाथालय में मेरी बात हुई। मैं छोड़कर तो आई थी इसे, पर जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे लगा जैसे मैंने अपना ही कुछ छोड़ दिया है। कुछ देर वहीं बाहर बैठ गई। उस दिन ना ऑफिस में काम कर पाई और न रात को सो पाई। मुझे पता था जो मेरे दिमाग में चल रहा था वह शायद बहुत बड़ा डिसीजन था और मेरे घर वाले कभी मेरा साथ नहीं देंगे। मैं दूसरे दिन सुबह वापस गई और उस अनाथालय से हमेशा के लिए इसे अपने साथ लेकर आ गई। मैं तो इसे अपना चुकी थी, पर मेरे परिवार ने इसे नहीं अपनाया था। भाई भाभी भी माँ पापा से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा फ्रीडम दे दिया था कि उसने इतना बड़ा डिसीजन अकेले ही ले लिया था, बिना किसी से पूछे। इस बीच मुझे बहुत से लड़के देखने भी आए शादी के लिए, और हर किसी की नज़र में अंबर को देखकर बहुत से सवाल उठते थे। हमने किसी से झूठ नहीं कहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई नया रिश्ता किसी झूठ के साथ शुरू करूं, पर सच बताने के बाद भी कोई सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। रोज़ रोज़ के इन सवालों ने मुझे भी परेशान कर दिया था, और अपनों से लड़ना मुश्किल हो जाता है, वह भी किसी अपने के लिए। खैर, पापा ने यह घर मुझे दहेज में देने के लिए लिया था, तो मैंने इस घर को उनसे हमेशा के लिए ले लिया, और मैं और अंबर अपने इस छोटी सी दुनिया में एक दूसरे के साथ रहने लगे। उस दिन रीयूनियन में सबने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, पर तुमने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। आकृति के इतना कहने के बाद मैं निस्तब्ध था। पिछले 2 साल से मैं इसलिए रो रहा था कि श्रेया और मेरी बच्ची मुझे अकेला छोड़ चले गए, पर आकृति के अपने तो यहीं थे, इसी शहर में, बस कुछ दूरी पर। मेरे मौन को तोड़ते हुए उसने कहा, अरे देखो ना, कॉफ़ी तो ठंडी हो गई, मैं गर्म करके लाती हूँ। मैं जानता था कि कॉफ़ी एक बहाना थी, असल में वह आंसुओं को मेरे सामने रोक नहीं पा रही थी। मैंने मुस्कुराकर हामी भरी और मैं अंबर के साथ खेलने चला गया। वह कल स्कूल जाकर क्या क्या करने वाली है, उसने मुझे सारी बात बताई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? उसने कहा कि बेस्ट फ्रेंड तो उसकी मम्मा है, पर वह फ्रेंड जरूर बन सकती है। आकृति हम दोनों की कॉफ़ी और अंबर का दूध लेकर उसके रूम में ही आ गई थी। अगले 2 घंटे में हमने एक दूसरे के साथ डिनर किया, बहुत सारी बातें भी की, पर कुछ खामोशी भी थी हमारे बीच। अगले 2-3 घंटे में मुझे इतना भी समझ आ गया था कि अंबर और आकृति एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आकृति को अंबर से और अंबर को आकृति से अलग करना शायद नामुमकिन है। ये दुनिया भले ही उसे बिन ब्याही माँ कहकर कितनी भी बातें सुना ले, पर अंबर को इतना प्यार शायद उसकी जन्म देने वाली माँ भी नहीं कर पाती जितना आकृति उससे करती है, और अंबर का पूरा आसमान तो आकृति ही है। 4 महीने बाद आज दुर्गा अष्टमी है और अंबर का बर्थडे भी है। आकृति अंबर का बर्थडे साल में 3 बार मनाती है, 2 नवरात्रि की अष्टमी में और एक उस दिन जिस दिन अंबर को उसने हमेशा के लिए अपनाया था। अंबर सबको बहुत खुश होकर बताती है कि उसका बर्थडे साल में 3 बार आता है, क्योंकि यह स्पेशल है। खैर, आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। आज मैं आकृति और अंबर को प्रपोज करने वाला हूँ कि अपने उस छोटे से जहाँ में थोड़ी जगह मुझे भी दे दे। मैंने अंबर के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। मैंने सोचा कि आकृति के घर वालों से पहले बात करूं, पर पहले उससे पूछना मैंने मुनासिब समझा। सच कहूं तो इन 4-5 महीनों में मुझे आकृति से ज़्यादा प्यार अंबर से हो गया है। अरे, मैंने एक छोटी सी डायमंड रिंग अंबर के लिए भी ली है। डरते सहमते मैंने अंबर को प्रपोज किया कि क्या आप आज से मुझे पापा कहोगे? अंबर ने मासूमियत से जवाब दिया, पर मम्मा तो मेरी मम्मी और पापा दोनों हैं। मैंने कहा ठीक है, आज से आप हमेशा के लिए मुझे अपना दोस्त बना लो, और मैंने वह छोटी सी रिंग उसकी उंगली में पहना दी। अंबर को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह आकर मुझसे लिपट गई। न चाहकर भी मेरी आंखों से 2 आंसू निकल ही गए। आकृति दूर खड़े होकर हम दोनों को देख रही थी। मैं अंबर को लेकर उसके पास गया और वह डायमंड रिंग उसे दिखाकर कहा, क्या तुम अपने इस अंबर में थोड़ा हक मुझे दे सकती हो?
विल यू मैरी मी मिस आकृति दुबे। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू और चेहरे पर आई मुस्कुराहट ने मुझे उसकी हाँ का पता दे दिया था। थोड़ी देर बाद उसने अंबर से कहा, बेबी आज से मैं बस आपकी मम्मा हूँ और आज से मिस्टर अभ्युत प्रताप सिंह आपके पापा हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे हिस्से का आसमान मिल चुका है अंबर और आकृति में। कमेंट करके बताना आपको हमारी कहानी कैसी लगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।